वेलकम टू लाइन एग्जाम। तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वैदिक सभ्यता को। तो वैदिक सभ्यता का जो समय था वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक थी। तो वैदिक सभ्यता कहाँ से कहाँ तक थी? 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक थी। अब वैदिक सभ्यता दो भागों में विभाजित थी, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल का जो समय था वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक था, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक था। ये दोनों ही एग्जाम में ये दोनों ही क्वेश्चन बन चुके हैं अब तक कि ऋग्वैदिक काल का जो समय पूछा गया है और उत्तर वैदिक काल का भी समय पूछा जा चुका है। अब देखिए आगे, ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से होती है और उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद से होती है। अब आगे देखिए वैदिक काल के बारे में। तो वैदिक काल में आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे। तो जो आर्य थे वो वैदिक सभ्यता आर्यों से ही संबंधित थी। तो आर्य सर्वप्रथम भारत में कहाँ आकर बसे थे? पंजाब में और अफगानिस्तान में आकर बसे थे। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और इनकी जो सभ्यता थी वो ग्रामीण थी। ये दोनों पर्सन एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं कि आर्यों की सभ्यता कौन सी थी, तो वो ग्रामीण थी। इनका कल्चर ग्रामीण था, यानी ये ग्रामीण जीवन जीते थे। अब देखिए नेक्स्ट, आर्य संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। तो आर्य को किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ कौन सा है? श्रेष्ठ। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। और आर्यों का मूल निवास स्थान, यानी कई विद्वानों ने इनके बारे में अपनी जानकारी दी। जैसे मैक्स मुलर ने बताया कि ये मध्य एशिया से आए हुए हैं, और दयानंद सरस्वती ने बताया था कि ये तिब्बत के मूल निवासी है, और बाल गंगाधर तिलक ने इन्हें उत्तरी ध्रुव का मूल निवासी बताया था। अब देखिए आप नेक्स्ट, आर्यों की प्रशासनिक इकाई। तो आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में विभाजित थी। तो कितने भागों में विभाजित थी? 5 भागों में। सबसे छोटी इकाई थी कुल और सबसे बड़ी थी राष्ट्र। ये सीक्वेंस में आप याद रखना, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी आर्यों की प्रशासनिक इकाई थी या नहीं थी। 4 ऑप्शन में से 3 दे देता है और कई बार 1 देता है। तो ये याद रखिए कि कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र, यानी कुल से मिलकर बनता है ग्राम, फिर कुछ ग्रामों से मिलकर गांवों से मिलकर विश्व बनता है। इसी प्रकार फिर जन बनेगा और फिर राष्ट्र बनेगा। तो याद रखिए कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र के रूप में इनकी इकाइयां विभाजित थी। अब देखिए आगे, टोटल वेद थे 4 और उपवेद थे भी 4, और वेदांग थे 6, पुराण थे 18, उपनिषद थे 108। और जो टोटल 4 वेद थे वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद थे। अब इनके उपवेद भी थे। जैसे ऋग्वेद का उपवेद था आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद था धनुर्वेद, और सामवेद का उपवेद था गंधर्ववेद, और अर्थवेद का उपवेद था शिल्पवेद। अब देखिए वेदों को समझने के लिए वेदांग बनाए गए थे। तो अब देखिए वेदांग टोटल कितने थे? 6, जिनमें पहला था शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अभी इनमें 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कि वेदांग, टोटल वेदांग कितने? 6, और कई बार 3 ऑप्शन दे देता है कि इनमें से कौन सा वेदांग नहीं है। तो और कई बार 1 वेदांग दे देता है और 3 अलग ऑप्शन देता है। तो ये 3 टाइप से क्वेश्चन टाइप होता है। तो याद रखिए कि वेदांग 6 थे, जिनमें से शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब देखिए आप वेद के बारे में। तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। और भारतीय परंपरा में वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है और वेदों को श्रुति भी कहा गया है। तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखना कि वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। अब आप देखिए नेक्स्ट, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद क्या था? अब ऋग्वेद के बारे में पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, चारों के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन वेद है, यानी जो स्टार्टिंग वेद था वो ऋग्वेद था। ऋग्वेद में जो मंत्रों का संकलन, जिन्हें संहिता कहा जाता है, जिन्हें यज्ञों के अवसर पर देवताओं की जो स्तुति के लिए जो ह्रोत या होता ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता था। ऋग्वेद को किनके द्वारा जो मंत्र बोले जाते थे, तो वो ह्रोत या होता ऋषियों द्वारा बोले जाते थे। किनके द्वारा इनका उच्चारित किया जाता था, ये पॉइंट याद रखना है कि ऋग्वेद के जो पाठ करता थे वो कौन थे? ह्रोत या होता थे। अब ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल थे, 1028 सूक्त थे और 10,462 मंत्र थे, यानी ऋचाएं। कई बार 10,600 ऋचाएं भी आती है, तो वो भी आप ध्यान रखना है, ये दोनों फिक्स नहीं है। तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल थे और ये सूक्त आप याद रखिए 1028 थे। इंद्र के लिए ऋग्वेद में 250 शब्द और अग्नि के लिए 200 मंत्रों का रचना की गई। तो इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 मंत्रों की रचना की गई है।
गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, इसका उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। ये भी आप याद रखना कि जो गायत्री मंत्र इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी और इसका उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। नेक्स्ट देखिए, 10वें मंडल में पुरुषुक्त का उल्लेख है जिसमें चार वर्णों की उत्पत्ति का साक्ष्य है। कितने वर्णों की उत्पत्ति का? 4, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनको समझाने से पहले मैं आपको वर्ण व्यवस्था बता देता हूँ कि जो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी ना, वो व्यवसाय पर आधारित थी। जैसे कि मान लीजिए जो पंडित वगैरह का काम करता था उसे ब्राह्मण कहा जाता था, और जो चमड़ा वगैरह या जूते चप्पल बनाता था उसे शूद्र कहा जाता था। तो इस प्रकार ये व्यवसाय के आधार पर इनको बांटा गया था, यानी काम के आधार पर जाति व्यवस्था थी। अब देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी यानी त्रही कहा जाता था। इन तीनों वेदों को एक कॉम्बिनेशन में वेद त्रही कहा जाता था, जिसमें अर्थवेद को शामिल नहीं किया जाता। अब देखिए आप नेक्स्ट, ऋग्वेद में केवल यव, जिसे जो का जो ऋग्वेद में नाम था, यव नाम से बोला जाते थे अनाज, जो अनाज को, तो नामक अनाज का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि का वर्णन है। तो ये भी आप पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि का वर्णन किया गया है, तो वो चौथे मंडल में किया गया है। अब आप देखिए नेक्स्ट, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को नदियों की माता कहा गया है। और ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? तो आप याद रखिए कि 21 नदियों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। अब देखिए आप नेक्स्ट, यजुर्वेद। तो यजुर्वेद का जो अर्थ है, यजु का अर्थ होता है यज्ञ, यानी यज्ञ के समय जो नियम रखे जाते हैं उन्हें यजुर्वेद के रूप में जाना जाता है। अब इसमें धनुर्विद्या का भी उल्लेख किया गया, तो यजुर्वेद में धनुर्विद्या का उल्लेख किया गया। और इसके पाठकर्ता को, जो इसके मंत्रों का जाप करते हैं, उन्हें अधर्वायु कहा गया है, अधर्व्यू कहा जाता है। इसकी भाषा पद और गद दोनों में चलती है, यानी कि यजुर्वेद गद और पद दोनों में चलता है। इसमें पहली बार राजस्यु और वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख भी मिलता है। तो याद रखना कौन सा वेद गद और पद दोनों में चल है, तो वो यजुर्वेद है। और इसके जो पाठ करता है वो अधर्व्यू थे। अब नेक्स्ट पढ़िए आप सामवेद के बारे में। तो साम का अर्थ होता है संगीत या गान। इसके मंत्रों को गाने वाले को उद्गाता कहा जाता है, यानी इसके जो पाठ करता है उनको क्या कहा जाता है? उद्गाता। ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा इन चारों ही वेदों में, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में से कैसा आता है क्वेश्चन। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का जनक किन्हें माना जाता है? सामवेद को। अब आप देखिए नेक्स्ट, अर्थवेद के बारे में। तो अर्थवेद सबसे नया वेद है, यानी सबसे बाद में आया हुआ वेद है। इसमें जादू टोना और तंत्र मंत्र का उल्लेख मिलता है। अर्थवेद में कन्याओं के जन्म का भी निंदा की गई है। तो ये थे आपके टोटल 4 वेद। अब पढ़ते हैं वैदिक काल की नदियां, क्योंकि इनमें से कई बार एग्जाम में आता है कि जैसे झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो वो वितिस्ता था। और चिनाब नदी का अस्किन था। रावी का पुरुषणी था। सतलज का सतुधरी था। ये नाम पूछे जाते हैं कि झेलम नदी का पुराना नाम वितिस्ता था। अब देखिए आप नेक्स्ट, तो सिंध नदी का प्राचीन नाम क्या था? सिंधु था। और व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा था। गंडक नदी का सदानीरा था। और जो गग्गर नदी है वो द्रसद्वती नाम था इसका प्राचीन। अब आप देखिए नेक्स्ट, वैदिक काल के अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। वैदिक काल में नियोग प्रथा प्रचलित थी। तो याद रखना नियोग प्रथा प्रचलित थी ऋग्वैदिक काल में। और जो ऋग्वैदिक काल, ये थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई, तो याद रखिए ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का भी प्रचलन था। तो याद रखिए कि दास प्रथा का प्रचलन भी ऋग्वैदिक काल में था। वैदिक काल में गाय को न मानने योग्य माना जाता था। और ऋग्वैदिक काल में सती और प्रदा प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। तो सती और प्रदा प्रथा का उल्लेख ऋग्वैदिक काल में नहीं मिलता। वैदिक काल में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। तो वैदिक काल में जो राजा कर वसूल करता था अपनी जनता से, उसे बलि कहा जाता था। अब देखिए आप 10 राग युद्ध। तो 10 राग्य युद्ध जो हुआ था वो पुरुषणी नदी, जिसे अभी रावी नदी के नाम से जाना जाता है, के तट पर लड़ा गया था। सुदास और 10 जनों के बीच में ये लड़ा गया था। तो 10 राग्य युद्ध जो है वो रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था। अब आपका बच गया उत्तर वैदिक काल। तो इसके अगले पार्ट में हम देखेंगे। जो उत्तर वैदिक काल से वैसे ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, मगर 1 या 2 क्वेश्चन इससे टाइप होते हैं, तो वो मैं आपको आगे बता दूंगा अगला जो पार्ट करवाऊंगा उसमें। तो अलग से। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और मेरा जो कंटेंट है आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।